हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसा गुजर रहा है आपका दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल हमेशा आपके लिए लेकर आता है नए नए नित नए तरह के नॉवेल्स। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया सिलसिलेवार नॉवेल, तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 1, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आपकी फेवरेट राइटर आयत नूर। तो फिर चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड ना मिस कर सके। तो जनाब चलते हैं नए नॉवल की तरफ, जिसमें आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आयत नूर का ये नया नॉवल कैसा लग रहा है। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। वक्त के समंदर से लाख ख्वाहिशें चुन लो, बेबसी की मुट्ठी में रेत भी नहीं रहती। रात कतरा कतरा ढल रही थी, हर गुजरते लम्हे के साथ वो अपने हवास खोती जा रही थी। धड़कनें आहिस्ता होते होते थम जाने का जन सुना रही थीं। उसे कुछ खबर ना थी कि क्या हो रहा है, बस ये एहसास हो रहा था कि उसके इर्द गिर्द चीखो पुकार मची हुई थी, जैसे क़यामत का समा हो। सब अंगिश्ते बदंदा थे, गोया जो कुछ हुआ उसकी तवक्को ना हो। जहाँ हर कोई दिल में हमदर्दी और आंखों में आंसू लिए खड़ा था, वहाँ चंद ऐसे लोग भी थे जो उसे कोस रहे थे, लेकिन उनके कोसने से उसे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ना ही लोगों की तरह आमेज़ निगाहें उसका कुछ भला कर सकती थीं। वो तो जा रही थी इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से बहुत दूर। मौत कुछ ही फासले पर खड़ी उसे अपनी आगोश में लेने को तैयार थी, लेकिन वो हर चीज़ से बेनियाज आंखें मूंदे हुए थी। शायद इस लड़की को अपनी मौत का भी खौफ ना रहा था कि जब ज़िंदगी की अजियतों ने ही इंसान को मार डाला हो तो फिर भला मौत से क्या डरना। उसके लिए तो ज़िंदगी की हर आजमाइश के खात्मे का नाम ही मौत था। एम्बुलेंस आ चुकी थी, उसे स्ट्रेचर पर लेटाया जा रहा था। उसकी कटी हुई कलाई से बहता गाढ़ा सुर्ख खून उसके सुर्ख लिबास पर बहुत से दाग छोड़ता जा रहा था। दुल्हन का सुर्ख लिबास, वो लिबास जो किसी की निगाह में जचने के लिए पहना था उसने, वो लिबास जो हर लड़की अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन में बहुत से ख्वाब आंखों में सजाकर पहनती है। माथे पर सजी बिंदिया एक तरफ ढलक चुकी थी। बहुत अरमानों से ली थी वो बिंदिया उसने, लेकिन सब अरमानों का खून हो चुका था आज। आंखों का मिटा मिटा सा काजल उस पर ढाए गए जुल्म की गवाही दे रहा था। कैसे कैसे ख्वाब सजाए थे आज के हवाले से, लेकिन ज़िंदगी ने कैसा खेल खेला था उसके साथ। उसके सब ख्वाब मलियामेट हुए थे। दुल्हन के लिबास को पहन लेने के बावजूद वो सुहागन ना बन पाई थी। उसका घर बसने से पहले ही उजड़ चुका था, लेकिन कौन था वहाँ जो उसके दुख को समझ पाता, उसकी इस अज़ियत को ख़त्म कर पाता। जिस ज़िल्लत और रुसवाई के गहरे समंदर में उसे धकेल दिया गया था, उस समंदर से कौन निकाल सकता था उसे भला, सिवाय मौत के। हाँ, एक मौत ही तो थी, वाहिद सहारा, इकलौता आसरा, जिसकी उम्मीद पर आज उसने खुद को ख़त्म कर देना चाहा था। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसानी से दामन कहाँ छुड़ाने देती है। मौत इंसान को इतनी जल्दी सब तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाकर कहाँ अपनी पनाह में लेती है। एम्बुलेंस इस स्याह तारकुल की सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी और अंदर स्ट्रेचर पर पड़ा उसका वजूद लम्हा ब लम्हा बेजान होता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, जिसके बाइस चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ता जा रहा था। कानों में चंद अल्फाज गूंजने लगे थे, चंद मेहरबान अल्फाज, लेकिन जब वही अल्फाज, वही लहजा बदला तो उनमें साफ किसी फुंकार थी जिसने उसके वजूद को डस कर उसका पूरा जिस्म नीलो नील कर दिया था। देख लेना, जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम ब्याह कर वहाँ ऊपर मेरे कमरे में मौजूद होगी। किसी ने नर्म से सरगोशी की थी उसके कानों में। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है, लब भेजे कोई गुर्राया था। दुल्हा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर पूरे हॉल में दबी दबी सी सरगोशियाँ उभरने लगी थीं।
جانتی ہو بہت بے صبرا ہو رہا ہوں میں اس وقت کے انتظار میں. کتنے حسین لمحے ہوں گے نا جب تم دلہن بنی، میرے نام کی مہندی اپنے نازک ہاتھوں پر سجائے، نکاح کے وقت خدا کو حاضر و ناظر جان کر مجھے اپنے شوہر کے طور پر قبول کرو گی. کوئی چمکتی آنکھوں میں خوبصورت نرم گرم جذبات لیے اسے تک رہا تھا. بابا، میں بھی اور اسی وقت اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہوں. بہت کڑا وار کیا گیا تھا اس معصوم لڑکی کے نازک وجود پر. اس کے جذبات پر وہ شخص خود اپنے ہی الفاظ سے مکر گیا تھا. میں چاہتا ہوں تمہاری نگاہوں میں صرف میری ہی چاہت کے رنگ ہو، تمہاری ان گہری سیاہ کاسی آنکھوں میں صرف میرا عکس ہو. کسی اور کا سایہ بھی تم پر پڑے مجھے یہ گوارا نہیں. تم میرے لیے بنی ہو، صرف میرے لیے. اس لہجے میں کیسی دیوانگی تھی، کیسی شدت تھی کہ وہ دنگ سی اسے دیکھی گئی. خود پر فخر ہوا تھا اسے. وجہ صرف یہی ہے کہ میں اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا. یہ لڑکی مجھے ڈیزرو نہیں کرتی. ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا جو جگہ جگہ اپنے جذبات لٹاتی پھرے، مختلف لڑکوں کو شادی کے جھانسے دے اور اپنے عشق میں پھانسی رہے. مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کی آنکھوں میں صرف میری چاہت کے رنگ ہو، اور میرے خیال میں وہ لڑکی یہ ہرگز نہیں ہے. زہر خند لہجے میں کہہ کر وہ نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ آخری ضرب بہت کاری تھی جس نے اس لڑکی کے پورے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. وہ بکھر کر رہ گئی تھی. کس قدر حقیر کر دیا گیا تھا اس دنیا کے سامنے اسے، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے اس نے اپنی زندگی میں سب سے اونچا درجہ دیا تھا. کیا ہماری نظروں میں موت پر بن کر رہنے والے لوگ یہ صلہ دیا کرتے ہیں ہماری عزت اور قدر کا؟ جن کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں وہی کیوں ہمارا دل توڑ کر اپنی راہ پر چل نکلتے ہیں؟ کیا ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا؟ کیا انہیں ذرا سا ترس نہیں آتا؟ کوئی احساس شرمندگی ان کے دل میں جگہ نہیں بناتا؟ وہ اتنے بے رحم کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ اس کے معاف ہوتے دماغ میں آخری خیال بھی اسی بے حس انسان کا تھا جو اس کی زندگی تباہ کر کے خود خوشیاں منا رہا تھا کسی اور کے سنگ. اس کی دائیں آنکھ سے چپکے سے ایک آنسو بہتا ہوا کنپٹی سے گزرتا اس کے بالوں میں جذب ہو چکا تھا. ایک ہچکی آئی تھی اور ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا. سردیوں کا آغاز تھا. موسم فی الحال تو خاصا خوشگوار لگتا تھا. ہلکی ہلکی سی چلتی ٹھنڈی ہوا جسم کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی. رات کے 8:30 بج رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا. چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے. لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک پل کو ٹھٹکا. واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آج یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے تم سب؟ وہ اس ینگ پارٹی کو اپنے گھر میں موجود پا کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتا آگے بڑھا. ایک ہاتھ میں تھاما بریف کیس اور بازو پر لٹکتا کوٹ صوفے پر اچھالا. ساری کسرمندی کہیں دور جا سوئی تھی. بس بھائی، آپ نے تو ہماری دعوت کبھی کرنی نہیں ہے تو سوچا ہم خود ہی ٹپک پڑیں آپ کے مہمان بن کر. جواب دینے والا ارسل تھا جس کی آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی. بس کر دو ندیدے، تم تو ہر دوسرے دن ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخش رہے ہوتے ہو. اپنے گھر تو تمہیں چین ہی نہیں ملتا. عدن نے ارسل کی عزت افزائی کرتے ہوئے کہا تھا. بات کرتے ہوئے وہ سمیہ کی جانب آیا. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ خوش دلی سے مخاطب ہوئی تھی. وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تم کیسی ہو گڑیا؟ عدن نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا تھا. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. وہ مسکرائی تھی. اور لالے کیسے ہو؟ سنا ہے ماں بدولت رشتہ پکا کروا کے آ رہے ہیں. عدن مسکراتے ہوئے تیمور کے گلے لگا تھا. ساتھ ہی اس کی پشت تھپ تھپائی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ. کیا بتاؤں یار، میری اماں کو بہت جلدی ہے مجھے شادی نام کی زنجیروں میں قید کرنے کی. تیمور نے دہائی دینے والے انداز میں کہا تھا. عدن اور تیمور دونوں ہم عمر تھے، لہٰذا دونوں میں خاصی بے تکلفی بھی تھی. ارے جلدی جلدی صحرا سجاؤ سر پر، ہمارے خاندان میں بھی کوئی شادی ہے. ڈھول ڈھمکا ہو، سیریسلی بور ہو چکے ہیں اس روز روز کی روٹین سے. گھر سے آفس، آفس سے گھر،
कोई चार्म ही नहीं रहा लाइफ में तो। अदन की बात पर सब ने हाँ में हाँ मिलाई, सिवाय अरसल के। वो मुंह फुलाए नाराज सा बैठा था। तुझे क्या हुआ गोलगप्पे? अदन ने अरसल के फूले मुंह की तरफ इशारा करते हुए चोट की। हम अपने सब काम धंधे छोड़कर आए हैं, लेकिन हमारी तो यहाँ कोई कदर ही नहीं। लोगों से कैसे गले लग लग के मिला जा रहा है। अरसल ने अफसरदा सा मुंह बनाते हुए कहा था। इशारा तैमूर और अदन के गले मिलने की तरफ था, जबकि लहजे से शरारत झलक रही थी। अबे बकवास मत कर, तुम तो हर दूसरे दिन टपके होते हो यहाँ। वो तो मेहमान हैं, अब मेहमानों से मिलूं भी ना। अदन ने उसके सर पर चपत रसीद की। हाँ हाँ, बस यही दिन देखना रह गया था अब। अरसल अपने नादीदा आंसू साफ कर रहा था। सब उसकी बेतुकी बातों पर मुस्कुराने लगे। अरसल, लगता है तुमने वो शेर नहीं सुना। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, कदर घटा देता है ये रोज़ का आना जाना। तो बस तुम्हारे साथ भी यही मामला हुआ है। हर वक्त तो यहीं हमारे घर पाए जाते हो तुम। कदर कैसे होगी फिर? जैद ने अरसल की कंधे पर हाथ फैलाया था। आइंदा नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, याद रखना। अरसल ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। साथ ही अदन की जानिब देखा, जो मतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहा था। अरसल ने फौरन उसे नोट किया था। अदन भाई, किसी आत्मा की तरह आपकी इधर उधर भटकती निगाहें किसे तलाश कर रही हैं भला? सारी ड्रामेबाजी भूलकर अरसल अब की बार आंखें मटकाते हुए पूछ रहा था। उसकी बात पर सब अदन की जानिब मुतवज्जह हुए थे, जो इस सवाल पर एकदम गड़बड़ा गया, यूं जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। तभी खजल सा होता वो बालों में हाथ फेरने लगा। वो मैं देख रहा था कि फुप्पो दिखाई नहीं दे रही कहीं, और ना ही बाकी घर वाले। समिया, कहाँ हैं फुप्पो? तुम लोगों के साथ नहीं आई? अदन ने बात बनानी चाहिए। उन सब के लबों पर मायने खेज सी मुस्कुराहट बिखर गई। अदन भाई, अम्मी तो चचा जान की तरफ गई हैं। मुमानी जान भी वहीं हैं। मैं, अम्मी, भाई और आप ही आए हैं। यंग पार्टी यहाँ है तो बड़ों ने वहाँ अपनी जगह संभाल ली। समिया की तरफ से ही जवाब मिला था। अदन सर हिलाकर रह गया। भैया जी, पक्की बात है ना, आप फुप्पो को ही ढूंढ रहे थे ना? जैद ने शरारती मुस्कान लबों पर सजाकर उसे छेड़ा। यस ऑफ कोर्स, और किसे ढूंढूंगा भला मैं? अदन खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुका था, तभी एक बार फिर इधर उधर किसी को तलाशना चाहा। निगाह ऊपर उस दुश्मन जान के कमरे की जानिब उठी थी, लेकिन यहाँ कज़न्स जमा हों तो वो कभी कमरे में बंद नहीं रहती थी, तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही कहीं? लेकिन आपकी निगाहों की तलाश शायद अभी तक ख़त्म नहीं हुई है ना? कोमल ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। अदन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनके चेहरों पर छाई मायने खेज मुस्कुराहट से वो सब कुछ समझ गया था। जानबूझकर उसे छेड़ा जा रहा था। कमीनों, तुम लोग क्यों मुस्कुराकर यूं आंखें मटका मटका कर मुझे देख रहे हो? वो खफीफ सा होता लड़कों पर ही चढ़ दौड़ा। लड़कियों को तो कुछ कह नहीं सकता था। अरे अरे अदन भाई, आराम से, क्या हो गया आपको? माना कि सारा दिन उसे देखे बगैर गुजारा है, लेकिन अब इतनी भी क्या है बेसब्री? ज़रा इंतज़ार मेरी जान। अरसल ने उंगलियों से अदन की थोड़ी छूकर उंगलियों को लबों से छुआ। सबका कहका बुलंद हुआ था, जबकि अरसल की गर्दन अदन के हाथ में आ चुकी थी। कमीने, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बचकर रहा करो, लेकिन नहीं, लगता है तुम अपनी मौत मेरे ही हाथों लिखवा कर आए हो। अदन ने मजाक से कहते हुए आहिस्ता से उसकी गर्दन दबाई थी, लेकिन अरसल यूं एक्टिंग कर रहा था जैसे बस जान निकलने ही वाली हो। अरे अरे, छोड़ दे अदन भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या? तैमूर और जैद फ़ौरन आगे बढ़े। उन्होंने अरसल को उससे आज़ाद करवाया। अरसल एक जानिब खड़ा अब ज़बरदस्ती खांस खांस कर सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। लड़कियों का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। नौटंकीबाज, अदन उसकी जानिब देखकर बड़बड़ाया। बस कर दो यार, क्यों तंग कर रहे हो भाई को? अदन भाई, आपकी वो किचन में है। रुदाबा ने जैसे अदन की मुश्किल आसान की थी। अरसल ने इतनी जल्दी बता देने पर रुदाबा को आंखें दिखाईं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गई। आते ही उसे काम पर लगा दिया। कितने संगदिल हो यार तुम लोग।
अदन ने उन्हें मसनूई खफगी से घूरा। हमने नहीं लगाया काम पर, उसे खुद ही शौक हो रहा था सबके लिए चाय बनाने का। तो मैंने सोचा साथ फिंगर चिप्स, पकौड़े, समोसे, कबाब भी हो जाएं तो मज़ा आ जाए। अरसल ने चटखारा लेते हुए जवाब दिया। ये कौन सा वक्त है इन सब चीज़ों का? अदन हैरान हुआ। अरे भाई, चाय का कोई वक्त नहीं होता। जैद ने भी अरसल के दिल की बात कही। ओके। अदन सर हिलाता किचन की जाने बढ़ा। अदन भाई, अरसल ने आवाज़ दी थी। अदन उसकी आवाज़ पर मुड़ा, सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। आप ना शर्माते हुए बड़े प्यारे लगते हैं, अरसल ने कहते हुए आंख दबाई थी। सबका मुश्तरका कहका गूंजा था इसकी बात पर। तुम? अदन दांत पीसता कोई जवाब देने ही जा रहा था, लेकिन फिर खामोश हो गया। उसे एक ज़बरदस्त सी घूरी से नवाज कर वो फिर किचन की जानिब चल दिया, लेकिन इस बार लबों पर खिलती हुई सी दिलकश मुस्कुराहट थी। ISI के हेडक्वार्टर में मीटिंग रूम की इस लंबी सी मेज़ की सरबराही कुर्सी पर इस वक्त ISI के डायरेक्टर जनरल फयाज बेग, जनरल असद शही, मेजर उबैदुल्ला और ISI के चंद अहम तरीन अफराद बराजमान थे। कोई अहम मसला डिस्कस हो रहा था। आप सबको यहाँ आज एक इंतहाई अहम मसले की डिस्कशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन इससे पहले एक बात आप सबको बताता चलूँ कि यहाँ इस मीटिंग में की गई हर बात सगाए राज में रहे। जनरल असद शहीद ने उन सब की जानिब ताईदी निगाहों से देखा जो मुकम्मल तवज्जो से उन्हें ही देख रहे थे। सब ने असबात में सर हिलाया। हमें खुफिया ज़राए से मालूमात मिली हैं कि भारत एक बहुत बड़ा मिशन प्लान कर रहा है, जिसका मकसद यकीनन पाकिस्तान की तबाही है। इंडिया की रॉ एजेंसी में कोई खिचड़ी पक रही है। प्लान क्या है हमें नहीं मालूम। वो लोग क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, और इस प्लान में उनके साथ और कौन कौन शामिल है, ये कोई नहीं जानता। हाँ, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर उनका ये प्लान कामयाब हो गया तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जनरल असद शहीद के लहजे पर गहरी संजीदगी छाई थी। लहजे में आने वाले वक्त के हवाले से खदशात मौजूद थे। ISI ने हमेशा हर मुकाम पर इंडियन रॉ एजेंसी और पाकिस्तान के मुखालिफिन को धूल चटाई है। इसीलिए तो बैरूनी मुखालिफ ताकतें ISI से खार खाती हैं, बल्कि उनके दिल में एक डर सा बैठ चुका है ISI को लेकर। भारत के हर मिशन को हमने अब तक नाकाम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी भारत अपने घिनौने इरादों में कामयाब नहीं हो सकेगा। इस साउंड प्रूफ कमरे में डायरेक्टर जनरल फयाज बेग की आवाज़ गूंजी थी। हमने काफ़ी सोच विचार की है इस मामले को लेकर। आला अफसरान से सब मामला तय भी हो चुके हैं। इस मिशन के लिए एक ही बंदे का नाम जहन में आ रहा है जिस पर सब मुत्तफिक हैं, और हम सबको यकीन है कि भारत के इस मिशन को अगर कोई नाकाम बना सकता है तो वो वही एक शख्स है। मेजर उबैदुल्ला कहकर बारी बारी वहाँ बैठे सब अफराद को देख रहे थे। निगाहें सबके चेहरों से होते हुए एक चेहरे पर आकर रुक गईं, और वो शख्स है मेजर साहिब। मेजर उबैदुल्ला की बात पर सबकी निगाहें उस पर जमी थीं, जिसकी आंखों में चमक सी दिखाई दी थी। वो जो सीट से टेक लगाए बैठा था अब सीधा होकर बैठ चुका था। मेरी खुशनसीबी है सर कि आपने इस अहम मिशन के लिए मुझे चुना। उसकी भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी थी जिसमें भरपूर एतमाद की झलक थी। वेल, मैं तो ये कहूँगा मेजर साहब कि हमारी खुशनसीबी है कि आप इस वक्त हमारे साथ हैं। बिलीव मी, अपने कैरियर के इतने सालों में आप जैसा दलेर और निडर शख्स नहीं देखा मैंने, जो दुश्मन की पनाहगाहों में घुसकर उन्हें ख़त्म करने का हौसला रखता है। आपका अब तक ट्रैक रिकॉर्ड खासा शानदार रहा है, इसीलिए अब की बार भी आपको चुना गया है। जनरल असद शहीद ने सताइश भरी निगाहों से उसे देखा था। इट्स माई प्लेजर सर। आप सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप कभी मायूस नहीं होंगे मेरी तरफ से। उसकी जहानत से भरपूर गहरी सी आँखें जनरल असद शहीद के चेहरे की तरफ उठी थीं। हमें उम्मीद थी कि आप इस मिशन को कबूल करेंगे, इसीलिए आपने जो अपनी एक टीम तश्कील दे रखी है
उस टीम के मेंबर्स को भी यहाँ बुलाया गया है ताकि आज ही हर बात क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस मिशन में अजीम, रोहान और तलहा आपके साथ होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और को साथ रखना चाहें हमारे स्टाफ में से तो बता दें। नो सर, इस मिशन के लिए मेरी मुंतखब करदा टीम ही काफ़ी है, साहिर ने अदब से सर झुकाते हुए जवाब दिया। ओके, सो जेंटलमैन, आपको इस मिशन से मुतालिक चंद अहम मालूमात देने जा रहे हैं हम। साकिब, जनरल असद शहीद ने एक जाने बैठे शख्स को इशारा किया। वो फ़ौरन सर हिलाता उठा, सामने लगी 32 इंच की LED ऑन करते हुए मीटिंग रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। फिर अपनी सीट की जानिब बढ़ा, सामने मौजूद लैपटॉप का पासवर्ड खोला और उस पर कुछ सर्च करने लगा। लैपटॉप को उस LED से कनेक्ट किया गया था। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर उभरने वाली तस्वीर उस LED की स्क्रीन पर नजर आ रही थी। वहां मौजूद हर जी नफ्स की निगाह अब LED पर जमी थी। ये है संजय वर्मा, इंडियन एजेंसी रॉ का एक खास और ख़ास रुकन। पाकिस्तान में करवाए जाने वाले बम धमाकों में काफ़ी हद तक किसी का हाथ है। ये इंडिया में ही बैठकर तमाम मिशन देखता है, हर चीज़ कंट्रोल करता है, धमाकों में मुलविस लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाता है। और जब एक मिशन पूरा हो जाए तो इस मिशन में काम करने वाले सब अफराद को ख़त्म करवा देता है ताकि इसके काले करतूतों के कोई सबूत और गवाह ना मिल सके। इंडिया में भी यही कहा जाता है कि संजय वर्मा कौन है, क्या है, कैसा दिखता है और इस वक्त कहाँ मौजूद होता है, किसी को कोई खबर नहीं। वो एक छलावे की तरह है, रूप बदलता रहता है। ये भी इसका असल रूप नहीं है, बहुत से रूप बदले हैं इससे, और इसका असल चेहरा कौन सा है किसी को मालूम नहीं, क्योंकि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मेजर उबैदुल्ला सांस लेने को रुके थे। मेजर साहिर ने आंखें सिकोड़ कर बगौर उस तस्वीर को देखा। ये तस्वीर जैसे उसके दिमाग पर प्रिंट हो चुकी थी। एक बार देखा जाने वाला चेहरा या तस्वीर वो कभी भूलता नहीं था। आगे चंद और तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी जिससे उसकी शख्सियत को कुछ हद तक समझने में आसानी रहेगी। मेजर उबैदुल्ला के इशारा करने पर साकिब ने अगली तस्वीर पर क्लिक किया। ये जॉनसन है, न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करते हुए। ये अनील है, इंडिया के एक स्टोर में सेल्समैन के तौर पर। और ये हबीब है, अरबी लिबास में मलबूस एक होटल के कमरे की तस्वीर है। ये बज़ाहिर देखने में ये तीनों अफराद अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक ही है, संजय वर्मा, जो भेस बदल कर रहता है और नज़रों को धोखा देना अच्छी तरह जानता है। मेजर उबैदुल्ला की बात पर सब हैरान हुए थे, क्योंकि उन तीनों अफराद के हुलिये, उनके चेहरे इतने मुख्तलिफ लग रहे थे कि यकीन करना मुश्किल था कि ये एक ही शख्स है। अब ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए। अरबी लिबास में मलबूस इस संजय वर्मा उर्फ हबीब की भवों को बगौर देखिए। दोनों भवों में ज़रा सा फ़र्क है। दाएं जानिब की भवों के दरमियान में कट है जहां बाल नहीं है, और ये कुदरती है। इस जगह बाल आते ही नहीं हैं और ये कट शुरू से है और हमेशा रहेगा। वैसे तो वो अपनी भवों को इस तरह संवार कर रखता है कि पहली नज़र में इस कट को देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन इसका यही कट इसकी पहचान है। इस कट के अलावा और कोई अलामत नहीं जिससे उसका पता लगाया जा सके। मेजर उबैदुल्ला बात कहकर चुप हो चुके थे। मीटिंग रूम में अब पुरस्कार सी खामोशी छाई थी। साकिब, नेक्स्ट पिक। मेजर उबैदुल्ला के कहने पर LED की स्क्रीन पर एक और तस्वीर उभरी। ये शोएब है, शोएब करमानी, पाकिस्तान का बाशिंदा है। इसका बाप चाय के एक होटल पर बैठता है। पहले कभी ये गरीब हुआ करता था, लेकिन जब से भारतीयों के मिशंस का हिस्सा बना है, पैसों में खेलने लगा है। बेगुनाहों की जान लेने का मौका मिलता है इसे। माँ बाप के मना करने के बावजूद इस काम को नहीं छोड़ा तो उन्होंने घर से निकाल दिया। अपने ठिकाने बदलता रहता है। मालूम हुआ है कि अब लाहौर के एक इलाके अहमद कॉलोनी में रिहाइश पसीर है और इंडिया जो खेल खेलने जा रहा है इसका हिस्सा भी है ये। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, मंशियात की खरीदो फरोख्त और बहुत से गैर कानूनी धंधों में भी इन्वॉल्व है। इंतहाई शातिर इंसान है, तभी अब तक इसके खिलाफ पुलिस कोई भी ठोस सबूत नहीं हासिल कर सकी। कई बार रेप केसेस में जेल जा चुका है, लेकिन चंद करप्ट लोगों की मेहरबानी से जल्द ही रिहा भी हो जाता है। इसकी अगर कोई कमज़ोरी है तो वो है सिर्फ लड़की। सिर में मुखालिफ को देखते ही अपने होश व हवास खोने लगता है ये। मेजर उबैदुल्ला ने एक बार फिर वक्फा लिया था।
فی الحال سنجے ورما تک پہنچنا تو خیر مشکل ہے، لیکن اس شعیب کرمانی کو فالو کریں تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے پلان کی کچھ خبر مل جائے ہمیں، اور ایک ذرا سا کلیو ہی ہمیں ہمارے وطن کو بچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ میجر عبید اللہ نے بات مکمل کرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ نو کوسچن سر، ان سب کی بیک وقت آوازیں ابھری تھیں۔ عظیم، روحان اینڈ طلحہ، آپ میجر ساحر کے انڈر ورک کام کریں گے۔ آپ میجر ساحر کے انڈر ورک کریں گے، وہ جو بھی ہدایات دیں گے ان کو فالو کرنا ہوگا۔ اور میجر ساحر، آپ اس مشن سے ریلیٹڈ ہر انفارمیشن ہم تک پہنچائیں گے۔ اگر کہیں بیک اپ کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ آج سے آپ چاروں کا یہ مشن شروع ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ میجر عبید اللہ کی پروفیشنل سی آواز ابھری۔ یس سر، ایک بار پھر ان سب کی مشترکہ آواز گونجی۔ ایکسکیوز می سر، میجر ساحر نے کچھ سوچ کر میجر عبید اللہ کو پکارا۔ وہ فوراً ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ سر، میں ہمارے اسٹاف کے کمپیوٹر انجینئر سر طارق کو بھی اپنی ٹیم میں لینا چاہوں گا، کیونکہ اس مشن میں مجھے ان کی بھی ضرورت ہوگی۔ میجر ساحر کے کہنے پر میجر عبید اللہ نے سوالیہ نگاہوں سے جنرل ڈائریکٹر فیاض بیگ کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے تھے۔ میجر ساحر، طارق تو اس وقت لیو پر ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ہم انہیں بلا لیتے ہیں۔ ثاقب، طارق سے فوری بات کرو اور اسے کہو کہ کل تک وہ یہاں موجود ہو ہمارے ساتھ۔ ڈائریکٹر جنرل کے کہنے پر ثاقب نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج کی میٹنگ یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل طارق کے آنے پر ایک بار پھر خاص نکات سمجھا دیے جائیں گے آپ سب کو۔ اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ جنرل اسد شہید کے کہنے پر وہ سب ایک ایک کر کے میٹنگ روم سے باہر آ گئے۔ ڈائریکٹر جنرل کی پرسوز سی نگاہیں میجر ساحر کی پشت پر جمی تھیں، جو دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتی ہائٹ اور گندمی رنگت کا مالک وہ 27 سالہ خوبرو نوجوان ان کی تمام امیدوں کا مرکز بن چکا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ عدن کی جانب اس کی پشت تھی۔ عدن بغیر آہٹ پیدا کیے اس کی پشت پر آن رکا۔ کیا کر رہی ہو دانی؟ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں کہا گیا تھا۔ اف خدایا! وہ جو کباب فرائی کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں مسکرا رہی تھی، ایک دم اپنے اتنے نزدیک کسی کی آواز ابھرنے سے ڈر گئی، تبھی ایک جھٹکے سے مڑی۔ اللہ، آپ ہے عدن! ڈرا کر رکھ دیا مجھے۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو بلانے کا؟ وہ ابھی تک سینے پر ہاتھ رکھے ناہموار سانسوں کو درست کر رہی تھی۔ اچھا، اور تم نے جو پاگل بنا رکھا ہے مجھے، اس کا کیا؟ یہ کیا طریقہ ہے بھلا کسی سے اس کا چین، اس کا سکون چھیننے کا؟ وہ محبت سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اسی کے انداز میں بولا تھا۔ عدن، آپ؟ دانی نے نگاہیں اٹھا کر عدن کی پشت پر دیکھتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، جب عدن نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ کبھی میری بھی سن لیا کرو جانے عدن۔ مانا کہ شادی کے بعد شوہر کو صرف سننا پڑتا ہے اور بولنے کا حق بس لڑکی کے پاس ہوتا ہے، لیکن ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، ابھی تو بولنے کا حق رکھتا ہوں نا میں۔ وہ اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو کھینچتا ہوا بے غصہ ہونے لگا تھا۔ وہ شاید مزید بھی کچھ کہتا، لیکن اپنی پشت سے کسی کے کھنکارنے کی آواز سن کر چونکا۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے سمن کھڑی تھی۔ جب وہ کچن میں داخل ہوا اس وقت سمن فریج سے کچھ نکالنے کو جھکی ہوئی تھی، اور فریج کے دروازے کی اوٹ میں ہونے کے باعث عدن کو اس کی یہاں موجودگی کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ خجل سا ہوتا دانی سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہو عدن؟ سمن نے خود ہی سلام میں پہل کی اور باؤل ہاتھ میں لیے دانی کے نزدیک آئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، سوری تمہیں دیکھ نہیں سکا میں۔ وہ کان کھجاتا معذرت کر رہا تھا۔ سمن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، طنزیہ سی مسکراہٹ۔ اٹس اوکے، ویسے بھی دانین کے سامنے آپ کو کوئی اور نظر ہی کہاں آتا ہے؟ نہ جانے کیسی چبھن سی تھی اس کے لہجے میں۔ دانین نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن سمن کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔
हाँ बिल्कुल, वो है ही ऐसी। इसे देखने के बाद किसी और को देखने का दिल ही नहीं चाहता। अदन ने समन के अंदाज को महसूस किए बगैर सादा से लहजे में कहा था। एक पल को समन के चेहरे का रंग बदला था, लेकिन वो फौरन खुद को संभाल गई थी। दानी, कितनी देर है? जल्दी से फ्री होकर आ जाओ बाहर, सब मिलकर बैठते हैं, गपशप लगाएंगे। वो अब समन को नज़रअंदाज करता दानी से मुखातिब हुआ था। समन ने लब भेजे थे। बस 5 मिनट मज़ीद लगेंगे, सब कुछ तकरीबन रेडी है, आप फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं और समन आप ही भी आ जाएंगे वहाँ। वो मुस्कुराकर कहती फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ओके, अदन जवाब देकर किचन से निकल गया कि अब समन की मौजूदगी में मज़ीद वहाँ रुक कर क्या करता। समन की तल्ख निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये नई फर्स्ट एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।